इंडिया में एमएसएमई होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इस सेक्टर का। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं मिस्टर मुकेश मोहन गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर आपका सेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा सामने। यानी भैया जो अपने 150 करोड़ लोग हैं वो सब किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एमएसएमईज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बढ़ते हैं तो एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है जहां पर 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी। आज भारत में 8 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई है। देश की 31% जीडीपी 48% एक्सपोर्ट में योगदान देती है और 39 करोड़ से ज़्यादा देश की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसलिए तो कहते हैं एमएसएमई भारत की इकोनॉमी का बैकबोन है। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टर हब टॉक्स में। मैं आपका होस्ट अंकित गर्ग। आज हम बड़े खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं एमएसएमई की अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं मिस्टर मुकेश मोहन गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। आज हमारे लिए सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद अंकित जी। और आपका ये मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया एक मुहिम आपने शुरू करी है कि आप अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचा रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं जिसकी हमारे यूथ को खास तौर से बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ों को जानने के लिए। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। सो सर, हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करें। सो इंडिया में एमएसएमई होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? मैं ये अगर आपको कहूँ कि जो भी आप बिजनेस देख रहे हैं, यानी आप अपने घर से निकलिए, आपको दिखाई देगा कि कोई सब्जी बेच रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है। जो भी आप देखते हैं बिजनेसेस इस देश के लगभग 98% से ज़्यादा एमएसएमई के अंदर कवर होते हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और साथ में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, दुकानदार हैं, वो सभी आज एमएसएमई के अंदर कवर होते हैं। आपने जो पूछा कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 3 कैटेगरी हैं। इन 3 कैटेगरीज को 2 तरह से डेफिनेशन इसकी डिफाइन की गई है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है उसके 2 बेस हैं। एक है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितना है और दूसरा है कि टर्नओवर कितनी है। और इन दोनों का पूरा होना बहुत जरूरी है। यानी मैं आपको बताऊं कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ तक हो। यानी अगर एक भी चीज में आगे निकल गए वो, तो अगर उनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ के अंदर अंदर है लेकिन उनकी टर्नओवर 10 करोड़ 10 लाख हो जाती है, तो वो दूसरी कैटेगरी में जंप हो जाएंगे। यानी ये दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं वो पूरी करनी है। इसी तरह स्मॉल एंटरप्राइजेज, वहां पर भी जो क्राइटेरिया दिया है वो ये है कि 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। मीडियम एंटरप्राइजेज वो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 125 करोड़ होगा और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। यानी मोटे तौर पर ये समझिए कि वो सभी बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ तक है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत अपने आप को क्लासिफाई करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। सो सर, जब हम भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबसे पहले एमएसएमई का योगदान आता है। तो सर आप बताओ, एमएसएमई देश को कैसे ग्रोथ में हेल्प कर रही है आज के टाइम पे? तो आपने तो अपने इनिशियल जो आपका जो एड्रेस था आपने बताया कि भाई लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इस सेक्टर का, बहुत बड़ा रोल है। और आपने ये भी बताया कि 39 करोड़ के करीब एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं इस एमएसएमई के द्वारा, जो हमारी जो जनता है, पब्लिक है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आज उद्यम रजिस्ट्रेशन एकमात्र रजिस्ट्रेशन है
जिसके द्वारा किसी भी बिजनेस का क्लासिफिकेशन ये डिसाइड होता है कि आप एमएसएमई हैं या नहीं। आप अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अपना, तो आप एक फॉर्मल एमएसएमई कैटेगरी में आ जाते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पर अगर हम जाते हैं तो वहां 9 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं आज। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं, जिन एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रहा है इन एमएसएमईज के द्वारा, ये वो लोग हैं जिनको हम एमएसएमईज ने डिक्लेयर कर रखा है। देखिए, एमएसएमईज की समस्या और भी होती है। बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं, जिनको अपना वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं मानते, और जब रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते तो वो नेचुरली जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको नहीं देते। वो बहुत सारे एमएसएमई ऐसे हो सकते हैं जिनको ईएसआई, ईपीएफ, इनकी वजह से शायद अपने एम्प्लॉय कम दिखाते हो, देश की सच्चाई है। तो ये 40 करोड़ लोग तो वो हैं जिनको हमने डिक्लेयर कर रखा है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना जो उनका जीवन यापन जो है वो एमएसएमई के थ्रू हो रहा है। अब ये 40 करोड़ तो हो गए जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, और 9 करोड़ की हम बात कर रहे हैं कि जो एंटरप्राइजेज हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो 9 करोड़ एंटरप्राइजेज हैं, इनमें हर एंटरप्राइज में पार्टनरशिप में 2 लोग, क्योंकि किसी में 4-5 होंगे डायरेक्टर्स या पार्टनर, और किसी में एक प्रॉपरेटरशिप भी है। अगर मैं 2 मान लूं तो 18 करोड़ करीब ये हो गए। तो ये कितना हुआ? लगभग 58 करोड़। 40 करोड़ प्लस 18 करोड़, 58-60 करोड़ को अगर मैं ये मानूं कि एक फैमिली 4 लोगों की है, यानी भैया जो अपने 150 करोड़ लोग हैं वो सब किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एमएसएमईज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये इंपॉर्टेंस है एमएसएमईज की कि इस देश में जितने भी लोग हैं वो पॉपुलेशन का मैक्सिमम, मतलब उसका भी 98% मैं कहूंगा वो एमएसएमईज के ऊपर डिपेंडेंट है। सर, जैसे हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात की, तो 2020 में हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया, तो इससे कैसे एमएसएमई को बेनिफिट मिला, और इससे हमें कैसे लोगों की प्रोसेस है कैसे इजी हुई? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आखिर मिलता कैसे है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको और बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपलोड करे मिलेगा। ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी साइट पे चले जाते हैं और वो कहते हैं उनसे, लाओ भैया 2000 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, हम आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन करा दें। बिल्कुल आपको मेरी सलाह है कि आप जाइए www.udyamregistration.gov.in पर, और वहां जाकर बिना किसी एक भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करे हुए आपको बस अपनी इंफॉर्मेशन देनी है सही सही, और आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा सामने, जहां पे जिससे भी आप कर रहे हैं। हम एक एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल आपको बताइए कि हम एक चलाते हैं। वहां पर हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिए हैं। तो मैंने एक बार करके देखा था और वो मैंने डाला भी, एक वीडियो पोस्ट भी किया जिसमें हमने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन 7 मिनट में कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आप ले सकते हैं अपना, बिना किसी एक भी पैसा खर्च करे हुए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भैया अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने भी नहीं लिया वो ले लें, और वो हर बिजनेसमैन, हर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा। तो मैं जितने भी सीएस, एडवोकेट, एमबीए, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग में किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, वो जो कोई और सर्विस दे रहे हैं, कोई ट्रेडर्स हैं, सबको सबसे पहले तो भैया आज ये जो आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हमारा, तो आप प्लीज इसके खत्म होते ही सबसे पहले, अगर आपने नहीं लिया तो मेरी आपसे विनती कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब आपने जब उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया तो जो आप पूछ रहे हैं कि भाई उससे क्या फायदे हुए, देखिए सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री के हों, वो किसी भी स्टेक होल्डर के हों, वो सभी तभी मिल सकते हैं जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। यानी ये आपका एक गेटवे है, एक पासपोर्ट है कि अगर आपको सरकार की किसी भी स्कीम का फायदा लेना है तो आपको सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। सर, आपने जैसे समझाया उद्यम रजिस्ट्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है जो आज के हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी कुछ पता होगा कि उनके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ही जैसे सर ने बताया, जाइए रजिस्टर्ड कीजिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसको काफ़ी एमएसएमई नहीं जानती, बट
बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एमएसएमई को जानना। देखिए, जब भी आप एमएसएमई की समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी एमएसएमई से पूछिए तो 90% तो उम्मीद ये है कि उनको जो सरकारी स्कीम्स हैं वो पता ही नहीं होंगी, कुछ खास खास स्कीम। अभी हमने एक बुक ऑथर की थी जिसका नाम है एमएसएमईज ऑफ डेवलप्ड इंडिया। उसमें हमने जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उन सब की एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए क्या स्कीम है वो एक जगह कंपाइल की, जिसको हमारे देश के ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया था। लोगों को लगता है कि भाई केवल एक एमएसएमई मिनिस्ट्री है वहीं जो स्कीम्स हैं वो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट स्टेक होल्डर, और मैं तो कहता हूं कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब, स्टेट गवर्नमेंट, न जाने कितनी ऐसी स्कीम्स हैं जो हमको पता नहीं, बट फिर भी क्योंकि मैं सब स्कीम बताने शुरू करूंगा तो बहुत ये आपका जो पॉडकास्ट है ये मुझे लगता है कि आपको 5-7 दिन मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, बट मैं आपको खास खास स्कीम बताता हूँ। देखिए, जो हर एमएसएमई को जाननी बहुत जरूरी है और जिनका उनको वो चाहते हैं कि भाई इस स्कीम के बारे में कोई हमें बता दे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है एमएसएमई को वो होती है कि यार बैंक लोन नहीं देते यार, और लोन देते हैं तो भैया वो कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं, बिना कोलेटरल के तो लोन देते ही नहीं है। तो हम अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, शुरू कर दिया तो आगे बढ़ा नहीं सकते। तो मैं आपको कुछ ऐसी नायाब स्कीमें बताता हूं आपको और आपके दर्शकों को कि भैया कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तब भी 100 करोड़ रुपए तक का लोन दूंगा आज मैं आपको इसी पॉडकास्ट के द्वारा, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा दोस्तों, लेकिन सच है, विचित्र है किंतु सत्य है। देखिए, पहली स्कीम है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में पहले 10 लाख स्कीम की लिमिट थी, अब 20 लाख की लिमिट कर दी गई है। वहां पर रिजर्व बैंक ने ये भी कर दिया कि भाई 20 लाख रुपए तक तो आप कोलेटरल सिक्योरिटी मांग ही नहीं सकते, तो आप मुद्रा लोन में लीजिए, 20 लाख तक का लोन लीजिए। अब आप कहते हैं कि भाई मेरा तो 20 लाख तो मैंने ले लिया, अब मेरा काम नहीं चलता, मुझे तो और चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा स्कीम बताओ कि जिसके द्वारा ये जो लोग बोलते रहते हैं ना कि बड़े बड़े सेठ लोगों को मिलता है भैया, नए लोगों को नहीं मिलता, हम कहाँ जाएं। तो सरकार स्कीम लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। वहां उन्होंने कहा कि ये लोन केवल उन लोगों को मिलेगा जो पहली बार अपना बिजनेस कर रहे हैं। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपना एक कोई बिजनेस चला रहे हैं और आप फिर आप कहें कि भाई मुझे इस पीएमईजीपी लोन के अंतर्गत मुझे लोन दे दो, तो आपको कहेंगे भैया टाटा बाय बाय, आपको नहीं देंगे। वो जो नए लोग हैं जो पहली बार अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको मिलेगा। यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है 35% सिक्योरिटी के साथ। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप 50 लाख तक का प्रोजेक्ट लगाना चाहें या सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक, तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद जब आप ग्रो करते हैं तो उसके लिए, ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर लोन है वो दिया जाता है, एडिशनल अमाउंट और एडिशनल सब्सिडी के साथ में। अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं या कोई SC ST कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे लिए, हम अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार लेकर आई, बोले वो भी केवल नए वालों को देंगे हम। उनके लिए एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो हर बैंक की हर ब्रांच को 1 करोड़ तक का लोन जरूर करना है, कम से कम एक। ये खास तौर से वुमेन एंटरप्रेन्योर और SC ST कैंडिडेट के लिए है। हम और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रिक्वायरमेंट तो और ज्यादा है। मैंने कहा कि यार मुझे तो 10 करोड़ तक का चाहिए, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ भैया, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये जो लोन मिलता है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलता है, यानी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है। उसमें 10 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है जहां पर 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। और अभी आपने देखा होगा सरकार ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अनाउंस की है 5.0, जहां उन्होंने कहा कि भाई अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये जो ग्लोबल टर्मोइल थोड़ा हो रहा है, ये जो हमारे जो ट्रम्प महोदय हैं वो जो कर रहे हैं, कभी शाम को कुछ सुबह को कुछ, उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको 20% आपकी जो एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी हैं, और उसमें भी जो आपका पीक पीरियड है जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पिछले वाला, उसमें जो सबसे पीक आपका यूटिलाइजेशन है उसका 20% तक हम आपको देंगे बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। तो ये एक तो लोन की स्कीम हो गई जो हर एमएसएमई को जानना जरूरी है। उसके लिए कुछ खास चीजें ध्यान भी रखनी पड़ेंगी। ये भी रखना पड़ेगा कि भाई जो ड्यू डिलीजेंस है, जो आपके कंप्लायंसेज हैं, जो रजिस्ट्रेशंस हैं, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। उसके लिए भी बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम बिजनेस करते हैं तो कई बार हमारा ऐसे होता है अंकित जी कि हमने माल बना लिया, बेच दिया, और जो कस्टमर है वो पेमेंट नहीं करता। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सरकार एक लेकर आई ओपन नेट, उसके लिए सरकार लेकर आई एक ODR,
यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। पहले एक MSCFC और समाधान करके जो पोर्टल था, समाधान समाधान, उसमें दिक्कत क्या होती थी, अब मेरा कोई 50,000 रुपए का कोई मेरा ड्यूज है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे को लगेगा यार ये क्या 50,000 रुपए का छोटा अमाउंट है। और जब मैं अपनी शिकायत करता था इस समाधान पोर्टल के थ्रू, तो मुझे MSCFC जो है वहां जाना पड़ता था। एक MSCFC का मैं खुद मेंबर हूं। हम भी देखते हैं कि कई बार बहुत छोटे छोटे जो ड्यूज हैं उनके लिए भी MSMEs आते हैं। अब वहां कई बार ऐसे होता है कि हर जगह पर ये MSCFCs नहीं है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो कमिश्नरेट लेवल पर है, यानी अगर कोई नोएडा में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको जाना पड़ेगा मेरठ। अब 50,000 रुपए के ड्यूज के लिए मैं समझूंगा 5-7 बार जाना पड़ेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यार इतने तो मेरे खर्च हो जाएंगे, छोड़ो। तो सरकार लेकर आई उनके लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। भैया अपने घर में बैठो, ऑफिस बैठो, अपने कंप्यूटर खोलो, पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। इसके अलावा सरकार दे रही है आपको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी हो, जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, GI है, इनके लिए रियम्बर्समेंट कर रही है जो भी आपकी कॉस्ट है। मैं आपको बताऊं कि हम चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ऑथराइज कर रखा है कि हम डायरेक्ट रियम्बर्समेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई ट्रेडमार्क मिल गया, कोई पेटेंट मिल गया, आप अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट रियम्बर्समेंट हम आपको करेंगे। आपका जो भी खर्चा है उसकी कुछ लिमिट है हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, 10,000 से लेके 5 लाख तक है, लेकिन वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी अब जब सरकार जितना भी सामान खरीदती है वो जैम पोर्टल के थ्रू खरीदती है, उसमें भी हम भी मदद करते हैं। और आप जैम पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और देखिए सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ये डिसाइड कर रखा है कि हर CPSCs को कम से कम 25% उनकी जो परचेज है वो उनको MSC से परचेज करनी होगी। मैं आज सुबह BPCL के बहुत ही सीनियर सबसे टॉप ऑफिशियल से बात कर रहा था, उनसे हमारी एक मीटिंग थी। उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने तो कहा 25%, लेकिन हम लगभग 32% परचेज करते हैं इन MSME से। इसी तरह कल भी मेरी एक दूसरी एक नवरत्ना कंपनी के MD से बात हो रही थी, वहां तो उन्होंने ये परसेंटेज और भी ज्यादा बताई। उन्होंने कहा कि 25% के अगेंस्ट में हम 45% परचेज करते हैं अपना टोटल परचेजेस का MSME से। तो आप जैम में रजिस्ट्रेशन कराइए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके जो भी दर्शक हैं। देखिए आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि भाई वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, यानी आप जब सामान बेचते हैं समय से पेमेंट नहीं होता। तो अब सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है और ये हमने भी मांग की थी प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में, और रिसेंटली एक RBI गवर्नर के साथ जब हमने मीटिंग की कि इनके इनवॉइसेस डिस्काउंट होने चाहिए। आज मैं इनवॉइस रेज करूं, सामान आपको मिल गया भैया, कल मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। तो ट्रेड प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू इनवॉइस का डिस्काउंटिंग करने के लिए अब जितने भी इनवॉइसेस हैं CPSCs में शुरुआत की है, वो सारे इनवॉइसेस रूट होंगे थ्रू ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, जो हमारे देश में 5 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू, और आपको तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आपका आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। इसके लिए हम आपके साथ मिलके कुछ फिजिकल इवेंट भी करने जा रहे हैं, वहाँ पर हम आपको बताएंगे। और अगर आपको ज़रूरत है तो मैं भी आपको बताता हूँ, या तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके आप अगर कुछ भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप बताइए। अंकित जी तो उसका जवाब देंगे ही देंगे, बट मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी इस वीडियो में जो भी कमेंट्स आते हैं, हम भी अपनी तरफ से जो भी हम समस्या का समाधान कर सकते होंगे, मेरा भी वादा है अंकित जी आपसे कि हर कमेंट का मैं भी जवाब दूंगा आपके साथ। सो अगर आपको कोई भी MSME से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, और सर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जरूर आपको हेल्प करें। और आपकी तरफ से भैया मैं भी एक गुजारिश कर लूं, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, कि प्लीज आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ में जितने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसको शेयर करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसका फायदा जरूर उठा पाएगा। सर जैसा भी हमने अभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो जब कोई यंग जनरेशन कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसे बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो क्या वो चैलेंजेस क्या वर्किंग कैपिटल है या फिर स्किल एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या जनरली एक MSME फेस करता है आज के टाइम? देखो भैया, जब आपने अगर ये डिसाइड करा कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो आपको उससे पहले ये डिसाइड करना होगा कि रोज नए चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे और मैं उसका सामना करूंगा। अगर कोई ये कहे कि भाई मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ और यार मैं पीसफुल लाइफ भी अपनी जीना चाहता हूँ, तो दो
दो अलग अलग रास्ते हैं, आप इन दोनों में से कोई एक चुन लीजिएगा। आप फेल भी होंगे बहुत सारी जगह, आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, और चैलेंज कोई ऐसा नहीं है कि एक मैं आपको लिस्ट दे दूं कि ये चैलेंजेस हैं जो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। हर रोज, हर सुबह, हर शाम आपको एक नया चैलेंज फेस करना पड़ेगा। लेकिन यही तो एंटरप्रेन्योर की जो सबसे बड़ी पहचान है कि जो चैलेंज आते हैं उन पर सही समय पर सही डिसीजन लेकर उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। और जो फेल है, फेल की डेफिनेशन जो मुझे समझ आती है, FAIL। FAIL को मैं जरा आपको बता देता हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी फेल होने से घबराना नहीं है। बहुत सारे चैलेंज ऐसे आएंगे जहां आपको लगेगा कि अब शायद आगे के रास्ते दरवाजे सब बंद हैं, लेकिन जब आप मेहनत से, ईमानदारी से, कमिटमेंट से और पैशन से चीजों को करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कोई चैलेंज आपके सामने दीवार बनकर खड़ा नहीं हो सकता। सर जैसे आज स्टार्टअप इंडिया भी है, 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई, उसमें काफ़ी इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दी, सीड फंड ले लो या फिर आप CGSS है, तो काफ़ी स्टार्टअप को बेनिफिट्स मिले। तो आपको लगता है कि MSME ट्रेडिशनल MSME है, उनको भी वैसे ही इंसेंटिव सरकार उनको दे? नहीं, दे रही है। देने वाली बात ही नहीं है कि सरकार उनको दे, तो कहना गलत है। दे रही है। जैसे मैंने आपको इतनी सारी स्कीम MSME की बताई और आपने बिल्कुल स्टार्टअप की बात की। देखिए, जितने भी स्टार्टअप हैं वो सभी MSME, जो स्टार्टअप हैं वो MSME तो हैं ही हैं। तो स्टार्टअप के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि भाई स्टार्टअप आखिर कौन है, तो स्टार्टअप अभी तक 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते थे। या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या LLP हो, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो। अभी रिसेंटली सरकार ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको भी अलाउ कर दिया है कि आप भी अपना स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जो कुछ मेजर कंडीशन है वो ये है कि स्टार्टअप और MSME में अगर हम फर्क देखें तो स्टार्टअप के लिए एक प्राइमरी मेन कंडीशन ये है कि देयर शुड बी सम इनोवेशन इन प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। यानी आप तो कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आओ जी, या जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है उसको बनाने में जो प्रोसेस है वो कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, या आप ऐसी कोई सर्विस जो दे रहे हैं वो कुछ इनोवेटिव होनी चाहिए। अगर ये भी कुछ नहीं है तो क्या आपका बिजनेस स्केलेबल है? तब भी आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। भैया ये भी नहीं है तो आप बताओ, आपको ऐसी संभावना है कि आपके बिजनेस में कि आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तब भी आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कुछ और जो कंडीशन है वो ये है कि देखिए, आपका जो बिजनेस है, जब आपने अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया, उससे 10 साल तक आप स्टार्टअप रह सकते हैं। डीप टेक जो स्टार्टअप है जिसको अभी न्यूली लॉन्च किया गया है, वहां पर ये पीरियड 20 साल तक हो सकता है। उसमें तो 200 करोड़ भी कर दिया उन्होंने। 200 करोड़ तो नॉर्मल स्टार्टअप के लिए कर दिया है। अच्छा। मतलब जो टर्नओवर है वो अब 200 करोड़ तक है, और जो डीप टेक जो स्टार्टअप हैं उनको तो 300 करोड़ तक का है। तो अगर आप नॉर्मल स्टार्टअप हैं, आपकी टर्नओवर 200 करोड़ तक है, तब आप स्टार्टअप रह सकते हैं 10 साल तक। और अगर आप डीप टेक में है तब तो 300 करोड़ तक की टर्नओवर आप स्टार्टअप में अपने आप को क्लासीफाई रख सकते हैं। और वहां पर पीरियड भी बढ़ा दिया गया है, यानी 20 साल तक का कर दिया गया है। सर जैसा भी हमने स्टार्टअप की बातें की, तो स्टार्टअप में हमें 10 साल अब तो बढ़ा दिया, जैसे 20 साल। तो स्टार्टअप में क्या क्या इंक्लूड है, और कैसे ये जो यंग जनरेशन है जो अपना नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और जो जिन्हें स्टार्टअप चाहिए, तो उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन से पहले? देखिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, चाहे आप स्टार्टअप हो या MSME हो, आप कोई भी बिजनेस या सर्विस कर रहे हैं, तो मेरी जो भी आपके दर्शक हैं उनको ये सलाह है कि किसी के कहने सुनने में आपको अपना बिजनेस शुरू नहीं करना है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपके अपने होने हैं। बोरोड ड्रीम के ऊपर काम नहीं करना है आपको। ये नहीं कि भैया देखो, गुप्ता जी के बेटे ने जो है वो गारमेंट की फैक्ट्री लगाई थी, बढ़िया चल रही है यार, मैं भी लगा लेता हूँ। वो यार शर्मा जी के भाई ने यार कोरोगेटेड बॉक्सेस की लगाई थी फैक्ट्री, वो अच्छा चल रहा है, उसने रेस्टोरेंट लगाया था। आप अपना देखिए कि आपको किस फील्ड में पैशन है, इंटरेस्ट है, और फिर उस फील्ड को, मेरी तो सलाह ये होगी कि उसका थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए। मैं तो ये यहां तक चाहता हूं कि भाई आप उसमें किसी में जॉब करिए कहीं पर, क्योंकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये बिजनेस कर लो तो बस मजा आ गया। मेरे अपने 30-35 साल के कैरियर में मैं आज तक किसी को ये मैंने नहीं बताया
जब मुझसे लोग पूछते हैं कि बताओ हम क्या बिजनेस कर लें, मैंने कहा कि अगर ये मुझे पता हो कि इस बिजनेस में लॉस की कोई संभावना नहीं है, कोई चैलेंज नहीं, सबसे पहले तो मैं ही कर लूंगा उसको। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें मैं ये कह सकूं कि ये बिजनेस कर लो। तो आपको सबसे पहले अपना जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आप थोड़ी महारत हासिल कर लीजिए। उसमें कहाँ से मटेरियल आएगा, कौन बायर है, पेमेंट टर्म्स क्या है, वर्किंग कैपिटल के लिए आप बैंक से कितना ले सकते हैं, और फिर आप ये देखिए कि आपका अपना मार्जिन कितना है। देखिए आप कोई भी, अगर आज मैं कहूं कि मैं तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैं इसका प्रोजेक्ट लगा लूं, आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है उसमें। उसमें जो मेरा मार्जिन है 25-30%, क्या मेरे पास वो अवेलेबल है या नहीं। प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। मैं कहूँ कि यार मैं तो आज रेलवे के लिए कुछ काम कर लूँ यार, उसके पहिए वहिए बनाने का काम कर लूँ, कुछ और कर लूँ, तो क्या उसके लिए जो टोटल फंडिंग चाहिए उसका कम से कम 25-30% मेरे पास है या नहीं। हमें उसी तरह के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए। तो टेक्निकल भी उसके बारे में जानकारी, मार्केटिंग की जानकारी, और फंडिंग की अपनी अवेलेबिलिटी की हमारे पास कितनी है वो। दो तीन चीज मैं और बताता हूं किसी भी बिजनेस में, चाहे आप शुरू करें या भैया अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहें। कुछ चीजें जरूरी ऐसी हैं, जैसे आपको सबसे पहले ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स बहुत जरूरी है, पैशन बहुत जरूरी है, कंप्लायंस जरूरी है। यानी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने अगर आज के दिन में देखिए ग्लोबल टाइम है, आज अगर लोन भी सैंक्शन होते हैं तो डिजिटली लोन सैंक्शन होते हैं, और डिजिटली जो सरकार के पास, जो बैंक्स के पास, जो लेंडर्स के पास, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास जो हमारा डेटा है, मैं ऐसे मानता हूं कि हमारे पास भी हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो उन लोगों के पास है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट है। देखिए कैसे होता है डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे मेरा जीएसटी है, जीएसटी से कोई जो भी जिसको मैं ऑथराइज कर दूंगा वो मेरी सारी जन्म पत्री निकाल लेंगे कि भाई मेरे टॉप या जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं वो कौन है, जिनसे मैं सामान खरीद रहा हूँ वो कौन है, मेरी टर्नओवर किस किस स्टेट में, किस किस सिटी में मैं अब मेरे कस्टमर्स हैं, मैं टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ जीएसटी की या नहीं, मैं टाइम से जीएसटी का पेमेंट करता हूँ या नहीं करता हूँ। फिर बैंक स्टेटमेंट एक दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब मैंने कहा कि मेरी 10 करोड़ की टर्नओवर हो गई, और मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो जो क्रेडिट हुआ, जो पेमेंट आया वो 2 करोड़ ही आया। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो मैं अपनी टर्नओवर गलत बता रहा हूँ, या जो पेमेंट है मैं भैया कैश में ले लेके उधर डाइवर्ट कर रहा हूँ। तीसरा हमारा जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो हमारी सारी जानकारी दे देती है। फिर उसके बाद जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं वो पूरा जन्म पत्री निकाल के रख देगी। अगर मैंने एक क्रेडिट कार्ड में 5 रुपए का भी कहीं डिफॉल्ट कर दिया, वो बता देंगे कि भैया ये डिफॉल्टर हैं। और डिफॉल्ट की डेफिनेशन सुन लीजिए दोस्तों, 1 रुपी 1 डे। बहुत सारे एमएसएमई आके हमसे कहते हैं कि भाई, जब हम उनसे पूछते हैं कि कोई डिले डिफॉल्ट तो नहीं है क्या, वो कहते हैं सर क्या बात कर दी आपने, यूं 5-10-15 दिन की डिले हो गई तो बात अलग है, मैं कोई एनपीए थोड़ी हूँ। भैया अगर आपने 1 रुपए का 1 दिन का डिफॉल्ट कर दिया, यानी अगर 31 मार्च को आपकी ड्यू डेट है और आपने 1 अप्रैल को पेमेंट करा सुबह 11 बजे, देन यू आर ए डिफॉल्टर। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा एक बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर मुझे लगता है कि आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सफलता से कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आजकल हम जेड सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत सुनते हैं, हम्म। तो इस जेड सर्टिफिकेशन है क्या, और एमएसएमई से अवेल कैसे कर सकते देखिए ये जो जेड सर्टिफिकेशन है, ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट इसका पूरा नाम है। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको मिलता है। ये जेड सर्टिफिकेशन 3 तरह का होता है, और ये जेड सर्टिफिकेशन ये आपको बोलता है कि आप जीरो डिफेक्ट, यानी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अभी है, सर्विस सेक्टर और रिटेल सेक्टर के लिए जेड सर्टिफिकेशन नहीं होता। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी बढ़िया है, डिफेक्ट फ्री है। और दूसरा जीरो इफेक्ट, यानी इसका कोई भी बनाने में एनवायरनमेंट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेट ये है। मुझे लगता है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ये जेड सर्टिफिकेट लेना होगा और लेना चाहिए। ये जो जेड सर्टिफिकेट है इसके लिए बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जेड की साइट पे आप जाइए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, आप अपने से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ क्या होता है कि आपको कुछ अपने जो फैक्ट्री हैं उनकी कुछ फोटोग्राफ डालने होते हैं कि भाई यानी क्लीनलीनेस कैसा है, आपके टॉयलेट कैसे हैं, आप जहाँ पर अपना स्टॉक रखते हैं वो कैसा है, आपकी जो मशीनिंग एरिया है वो कैसा है। कुछ आपको वहाँ पर डिटेल देनी होती है कि भाई आपके यहाँ पर रेगुलर जो आपका वर्क फोर्स है उसको ट्रेनिंग मिलती है या नहीं मिलती, कौन ट्रेनिंग कराता है, आप अपने रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। इसका जो बेसिक जो सर्टिफिकेट है
वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप यानी उसके पूरी सब्सिडाइज है, उसको सरकार ने कर रखा है। तो आप जाइए अपना वेबसाइट पर जाइए, जेट की वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट की साइट है, और जाकर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अपलोड करके आप अपना जेट सर्टिफिकेट आराम से ले सकते सो थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और आज की जो बातचीत है में काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स है काफ़ी इंफॉर्मेटिव, आपने इंफॉर्मेटिव हमें बताया, कितना सारी स्कीम्स के बारे में बताई और अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस आपने हमसे हमारे साथ डिस्कस किए। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। एंड थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड अंकित जी, धन्यवाद तो मैं आपका देना चाहता हूँ कि आपने इतना कष्ट किया और आप खुद चलकर हमारे ऑफिस आए। आपकी पूरी टीम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी आपकी एक्सपर्ट टीम है, उन लोगों ने पूरा साथ दिया आपका इस पॉडकास्ट करने में। और आपका ये मुहिम, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत ही एक नोबल कॉज है आप जो ये कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन से हटके बिना किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के, आपका केवल जो मैं समझता हूँ जो एम है वो ये है कि जो भी जो यूथ हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो स्टार्टअप हैं, उनके पास सच्ची जानकारी उनके पास पहुंचती रहे, ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और अगर आपको ऐसे ही एमएसएमई के रिगार्डिंग स्कीम के बारे में जानना है तो सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, एमएसएमई हेल्पलाइन। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।